हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से जारी है, ऐसी कोशिश उम्मीद करती हूँ। चलिए, आज की क्लास हमारी क्लास 10th के लिए और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमने हमारी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और हम इस चैप्टर को अच्छे से लर्न भी कर लें। पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ लिया था, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ लिया था और चैप्टर के शुरू में जो टॉपिक्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए, अब इस चैप्टर के अंदर हमारा जो बाकी पार्ट बचा है उसमें है एक तो ब्रेन और उसके पार्ट्स और उसके काम याद करने हैं हमको। इसके अलावा प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन पढ़ना है और ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो था रिफ्लेक्स एक्शन वाला वो हमने पढ़ लिया। अब ब्रेन के पार्ट्स के काम जो कि इंपॉर्टेंट है हमें लर्न होने चाहिए। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन, जिसके वर्क और फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। इससे पहले हम जब बात करें हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब कि नर्वस सिस्टम वो जो कि नर्व से जुड़ा हुआ है। और नर्व्स कौन सी? न्यूरॉन्स, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन ब्रेन से पहले एक बार नर्वस सिस्टम को जाने कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसको लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये जो तंत्रिका तंत्र है ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है और उसमें आते हैं हमारे, पहला आता है मस्तिष्क, दूसरा मेरु रज्जु यानी कि ब्रेन, और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये मिलकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से निकला होता है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है क्रेनियल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है क्रेनियल और दूसरा है स्पाइनल। अंतर यह है कि ये जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, इसकी जो नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, ठीक। और ये जो है ये अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये तो मस्तिष्क में से निकलती है और स्पाइनल जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में से निकलती हैं। इनको भी आगे हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। ये होती है सोमैटिक और एक और होती है एक तो होती है सोमैटिक और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक। सिंपैथिक जो होती है ये हमारी वॉलेंटरी जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और दूसरी वाली जो होती है ऑटोनॉमिक, ये हमारी इनवॉलेंटरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। वॉलेंटरी एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे देखना, सुनना, चलना, बोलना, किसी चीज को पकड़ना। इनवॉलेंटरी एक्शंस की अगर हम बात करें तो इनवॉलेंटरी एक्शन वो काम जो हमारी इच्छा के बिना ही लगातार हमारे शरीर में होते रहते हैं, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना खा लिया तो उसका डाइजेस्ट होना, सो रहे हैं तो भी सांस का चलते रहना, पलक का झपकना, ये सारे जो काम होते हैं ये इनवॉलेंटरी एक्शन में आते हैं। चलिए, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए इसको अपन रहने देते हैं और हमारा जो चैप्टर है उसका जो मेन पार्ट है उसकी तरफ आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है इसके तीन पार्ट्स में बटा हुआ है और इसके तीनों पार्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है।
तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कवरिंग यानी कि इसके सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको कहा जाता है क्रेनियम। ठीक है, और आपको मालूम ही है कि मस्तिष्क जो है ये एक सॉफ्ट पार्ट होता है, इसलिए इसको हमारी जो हड्डियां हैं इनकी कवरिंग के अंदर रखा जाता है, जिसे स्कल कहा जाता है। ठीक है, कई लेयर से ढकी हुई रहती है। ब्रेन हमारा लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से अगर बाहर से चोट लगे तो मस्तिष्क को कम से कम क्षति या नुकसान पहुंचे। दैट इज ऑल। अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के अलग अलग भागों के काम। सबसे पहला, मस्तिष्क जो है ह्यूमन ब्रेन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एक पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन हाइंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे आगे वाला पार्ट, मध्य मस्तिष्क और लास्ट वाला जो है वो पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ें फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के बारे में। ये भी 2 पार्ट्स में बटा होता है, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। ठीक, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है सेरेब्रम और एक है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम पार्ट की जब हम बात करें तो सेरेब्रम जो पार्ट होता है ये हमारा, इसको कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ द फोर ब्रेन। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट किसे कहा जाता है? सेरेब्रम पार्ट को कहा जाता है। साथ ही साथ इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, मतलब आकार में सबसे बड़ा सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है ये सेरेब्रम ही होता है। अब इनके कामों की अगर हम बात करें तो देखिए, सेरेब्रम जो होता है इससे जुड़े काम जब हम लिखें, पहली बात तो बोलना, सोचना। ठीक है, ये दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? सेरेब्रम के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ इमोशन कंट्रोल, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये जो पार्ट है यानी कि भावनाएं, संवेदनाएं और बोलना और सोचना, ये सारे काम अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि सवाल जवाब जो है, हिसाब किताब जो है, वो सारा काम इसी पार्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस के वर्क हम अलग से नोट कर लेते हैं। चलिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पहला काम इसका टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नियमित बना रहे, ये काम किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हंगर एंड थर्स्ट, हंगर एंड थर्स्ट यानी भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र भी हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि अब हमारा पेट भर चुका है? तो वो हमें पता चलता है हाइपोथैलेमस की मदद से। तो ये तो पार्ट जो है फोर ब्रेन जो है इसके काम हो गए। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है इसके एज सच कोई स्पेसिफिक फीचर्स हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिए हुए। अगर हम चाहें तो ये नोट कर सकते हैं कि मिड ब्रेन जो होता है ये सुनने और देखने का, हियरिंग एंड विजन, ये काम इसके द्वारा किया जाता है, यानी सुनना और देखना। लास्ट जो पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है इसके काम नोट करें अगर हम, तो देखिए ये है हमारा स्लीप सेंटर। स्लीप सेंटर यानी कि सोने का केंद्र। सोना है और जगना है, ऐसा नहीं है कि हम सो जाते हैं तो सोते ही रहते हैं ना। तो सोने का सेंटर, वेकअप, जागने का सेंटर, ये भी हमारा हाइंड ब्रेन ही होता है। साथ ही साथ ब्रीदिंग, हार्ट बीट और हमारा जो बीपी कंट्रोल है, बॉडी पोस्चर है,
हार्ट बीट, बॉडी पॉस्चर, इसको बनाए रखने का काम भी हमारे हाइंड ब्रेन का होता है। साथ ही साथ ब्रीदिंग, ये पार्ट भी किसमें पाया जाता है? हाइंड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक हाइंड ब्रेन के बाद एक सेरिबेलम नामक भी ब्रेन का पार्ट होता है ये हाइंड ब्रेन में। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो एक सीधी लाइन में ही चलाएंगे, किसी चीज को उठाकर रख रहे हैं तो एक नियंत्रित हमारा पोस्चर होगा। साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग शराब पी लेते हैं तो शराब पीने के बाद एक सीधी लाइन में नहीं चल पाते हैं, डगमगाते हैं, तो वो जो पैट होता है उस समय ड्रिंक करने के बाद सेरिबेलम अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो नियमित एक सीधी रेखा में नहीं चल पाता है। पेंसिल से हम लिख रहे हैं तो एक सीधी लाइन में ही लिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा छोटे बच्चों की तरह नहीं लिखते हैं। तो ये जो सारे कंट्रोल वाले पार्ट्स हैं ये सेरिबेलम के अंदर पाए जाते हैं। तो दैट्स ऑल वी हैव इन द टॉपिक ह्यूमन ब्रेन, और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स उनके काम। चलिए अब अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो देखिए कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए, अब जैसे हमारे पास तो ब्रेन है, नर्व्स हैं, अलग अलग तरह की नर्व्स हमने पढ़ी, और इन नर्व्स को, ये जो नर्व्स होती हैं ये कई सारे काम करती हैं, है ना। हमारे अंदर तो ब्रेन है वो संभाल के रख लेता है, लेकिन जो बात करें अगर हम प्लांट्स की, है ना, तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और जिनमें जो मेन कोऑर्डिनेशन होता है वो पाया जाता है प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स की वजह से। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए पहला जो कोऑर्डिनेशन है प्लांट में वो होता है स्टिमुलस की मदद से। स्टिमुलस क्या है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि या आपने सुना भी होगा कि छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई का पौधा जब होता है तो छुई मुई का पौधा जो है उसको जैसे ही हम टच करते हैं तो उसकी पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई उसकी पत्तियों को जब हम टच करते हैं तो उनमें वाटर लॉस होता है और स्पेसिफिक सेल्स होती है, वहां जाकर वो पानी इकट्ठा हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। तो ये एक तरह से बचाव का तरीका जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। टच मी नॉट, या जिसे कहा जाता है माइमोसा प्यूडिका, ये छुई का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हुई प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की। अब दूसरी तरह का कोऑर्डिनेशन जो है वो, जैसे हमने प्लांट की जब चैप्टर हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हमारे अंदर जो मूवमेंट है वो प्लांट से अलग है। हमारे अंदर जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग कामों के लिए होता है, जैसे पढ़ने के लिए हो रहा है, कहीं जाने के लिए हो रहा है, खाने के लिए हो रहा है, शिकारी से बचने के लिए हो रहा है, किसी और काम को करने के लिए हो रहा है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये जो मूवमेंट है ये केवल किसकी वजह से होता है? ग्रोथ की वजह से, कि प्लांट जमीन में से ऊपर आ रहा है या चारों तरफ फैल रहा है। ये सारा इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है ग्रोथ। अब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो भी अलग अलग तरह की होती है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है उसके लिए मूवमेंट जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है उसके अलग अलग तरह की होती है। पहली जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो पाई जाती है फोटोट्रोपिज्म। एक तो है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा है जियोट्रोपिज्म।
तीसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म। एक एक करके अब हम इनको पढ़ेंगे, नोट कर लें। चलिए तो अब एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोट्रोपिज्म को। फोटोट्रोपिज्म जो है फोटो, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, फोटो यानी प्रकाश। हिंदी में इसको हम लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है प्रकाश, अनुवर्तन। अनु यानी पीछे, वर्तन यानी मुड़ना, यानी प्रकाश की ओर मुड़ना। अब देखिए कि फोटोट्रोपिज्म क्या है। फोटोट्रोपिज्म एक सीधी सी गतिविधि है जो कि हम प्लांट्स में इजीली देखते हैं कि प्लांट्स के कुछ पार्ट तो प्रकाश की तरफ जाते हैं और कुछ प्लांट्स प्रकाश के विपरीत दिशा में आते हैं। एक नॉर्मल से हम बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर सन है, ठीक है, और ये हमारा प्लांट है कोई भी, ठीक। अब देखिए कि इसके जो एरियल पार्ट्स हैं, है ना, शूट और रूट दो पार्ट्स होते हैं ना, तो ये पार्ट तो हो गया शूट, है ना, और ये हो गया यहाँ पर रूट्स, ठीक। अब शूट जो पार्ट है ये जब जमीन से बाहर आएगा तो ये किस तरफ ग्रो करेगा, सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, है ना। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये किधर जाएंगे, जिस तरफ सनलाइट आ रही है। जबकि जो जड़ें हैं या प्लांट का जो रूट रीजन है, यानी कि तने के नीचे वाला हिस्सा या वो हिस्सा जो कि मिट्टी के अंदर रहता है, वो प्लांट से जो लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक। तो फोटोट्रोपिज्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, चलिए नोट करते हैं। हिंदी में अगर लिखें तो पौधे के वायवीय भागों का प्रकाश की ओर मुड़ना। मूवमेंट ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट in the direction of light। और लाइट भी कौन सी है, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट की जिधर से सनलाइट आ रही है उस तरफ प्लांट के एरियल पार्ट्स का मुड़ जाना जो है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। अब ये दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है ये कौन शो करेगा, प्लांट के एरियल पार्ट्स, है ना, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के वायवीय भाग। नेक्स्ट नेगेटिव, इसको हम लिखेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब हम बात करें सेकेंड नंबर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। तो ये कौन शो करेगा, प्लांट के वो पार्ट्स जो कि प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होते हैं, यानी कि जड़ या रूट्स। तो पौधे के जो वायवीय भाग हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, ये सब तो क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, और जो रूट्स हैं ये है नेगेटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फोटोट्रोपिज्म के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज जियोट्रोपिज्म। चलिए तो इसको यहां से मिटा देते हैं। जियोट्रोपिज्म, जियो एज अ नेम सजेस्ट, हम जानते हैं जियो आता है किसके लिए लिखते हैं हम, जियो हम लिखते हैं अर्थ के सेंटर जो कि है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, यानी कि ग्रेविटेशनल सेंटर की तरफ। यानी कि यहाँ जो पौधा है वो किस तरफ गति करेगा,
जियोट्रोपिज्म, जियो यानी अर्थ के ग्रेविटेशन सेंटर यानी कि गुरुत्व की तरफ, ग्रेविटेशन की तरफ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ प्लांट in the direction of gravitation, यानी कि पौधे के भागों का गुरुत्व की ओर वृद्धि करना, गुरुत्व की ओर गति करना। क्लियर? चलिए, तो ये भी दो तरह का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म यानी कि पौधे के कौन से भाग हैं जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर जा रहे हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो किस तरफ गति करती हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र या पृथ्वी के गुरुत्व की ओर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, रूट्स या पौधे की जड़ें। यानी कि ये जो है फोटोट्रोपिज्म का जस्ट अपोजिट हो गया। सेकेंड नंबर हम बात करें नेगेटिव जियोट्रॉपिक यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो इसका जो आंसर होगा पहले वाले का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पौधे के वायवीय भाग, पौधे के वायवीय भाग, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई जियोट्रोपिज्म की। नंबर 2, पहला हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म, दूसरा हमने पढ़ लिया जियोट्रोपिज्म। थर्ड वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म होने को तो और भी मूवमेंट है, कीमोट्रोपिज्म भी होता है, केमिकल्स की तरफ जो गति होती है उसे कहते हैं। एक और है थर्ड वन, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो यानी वाटर, तो प्लांट के पार्ट्स का वाटर की ओर गति करना। तो पौधे की जड़ें जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, जहां पानी मिलेगा उस तरफ गति करेंगी। पानी की खोज में ही तो इतनी अंदर गहराई तक चली जाती हैं, तो वो मूवमेंट कहलाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हमारी जो बुक है उसमें जितना हमारे पास अवेलेबल है वो हमने पढ़ लिया। आई होप लर्न हो गया होगा आपको, साथ ही साथ इजी एकदम तरीका है इनको याद करने का, ज्यादा इतना टिपिकल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर अब स्टिमुलस जो है उनके बारे में बात करते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स। अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रोथ को बढ़ाने वाले, और दूसरे जो हैं वो होते हैं ग्रोथ को इनहिबिट यानी कम करने वाले। तो अपने को पढ़ना है एक तो अच्छा, इनको और क्या कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स को, इनका एक और नाम है, इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अब हार्मोन्स, पहली बात तो ये कि हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं। तो हार्मोन्स जो है प्लांट के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, वहां से सीक्रेट होते हैं। अब पहले हम पढ़े ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर। पहले तो है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरे कौन से हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, यानी ये तो वृद्धि कारक और ये वृद्धि निरोधक, निरोधक यानी वृद्धि को रोकने वाले। तो वृद्धि कारक हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, और थर्ड वन इज साइटोकाइनिन। ये तीनों जो हार्मोन्स हैं प्लांट्स में वृद्धि को किसी न किसी रूप में प्रेरित करते हैं या बढ़ाते हैं। इसके बाद जो इनहिबिटर हैं उनमें है एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन। ये दोनों जो है ये किसी न किसी रूप में पौधों की वृद्धि को बाधित करते हैं। अब चलिए एक एक करके इनके कामों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन। चलिए,
फर्स्ट वन इज ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है वेंट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले ढूंढा, और ढूंढा कहाँ, जई का जो पौधा था उसकी टिप के अंदर। ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये प्लांट के टिप्स में सीक्रेट होता है, सबसे ज्यादा वहीं पर पाया जाता है। और ये ज्यादा वृद्धि किस तरफ करता है, जिस तरफ सनलाइट नहीं आती है। इसलिए प्लांट हमें क्या होता है कि जैसे प्रकाश के अंदर हम कमरे के अंदर जब किसी गमले को रख दें, है ना, और बाकी सब तरफ से बंद कर दें, एक तरफ से खिड़की में से धूप को आने दें, तो कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं कि प्लांट उस तरफ मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश आ रहा था। तो रीजन बिहाइंड क्या होता है कि ये उस तरफ ज्यादा ग्रो करता है जिस तरफ प्रकाश नहीं आ रहा। तो ये प्लांट के उस हिस्से में जो कि प्रकाश की तरफ नहीं है उसकी सेल्स को बढ़ाता है। सेल्स जल्दी इलोंगेट होती है जिसकी वजह से ये मुड़ जाता है और प्लांट हमें प्रकाश की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हमें बस इसके काम याद करने हैं कि ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है। तो ये पाया जाता है प्रेजेंट इन शूट टिप। शूट यानी कि पौधे का जो तने का अग्र हिस्सा होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेल इलोंगेशन, इसका काम सेल इलोंगेशन यानी कि कोशिकाओं के इलोंगेट लंबाई में वृद्धि करना। लंबाई में वृद्धि करना, ये इसका काम हो गया। ठीक है, सेकेंड जो हार्मोन है ऑक्सिन के बाद हम पढ़ेंगे, ऑक्सिन के बाद अगला हार्मोन जो है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये भी प्लांट की वृद्धि लंबाई में वृद्धि तो करता है, लेकिन ये वृद्धि पौधे की लंबाई में ना करके मोटाई में करता है, यानी कि तने की मोटाई में वृद्धि। ठीक है, गिर्थ या जो हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट का जो रेडियस होता है या डायमीटर जो होता है उसमें वृद्धि करता है। साथ ही साथ ये फ्लावरिंग, इसको हम लिखते हैं गिर्थ ऑफ द ट्रंक। ठीक, साथ ही साथ फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, यानी कि पुष्पीकरण को प्रेरित करता है। इसको पौधे में छिड़कने से, डालने से फ्लावर्स जो है वो जल्दी उत्पन्न होते हैं। तीसरा जो है वो है साइटोकाइनिन। साइटो यानी सेल, यानी कि ये सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होगा ये कोशिका विभाजन में वृद्धि करेगा, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन सबसे ज्यादा हो रहा है कहां पर, फ्रूट्स के अंदर। तो फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाएगा, साथ ही फ्रूट और सीड के अंदर पाया जाएगा। एक तो फ्रूट्स में पाया जाएगा, फ्रूट के आकार में वृद्धि करेगा, और सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करेगा, बीज अंकुरण। एकदम इजी है वैसे तो, एक बार अच्छे से पढ़े, हम बार बार 2-3 बार रिपीट करें तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गए प्लांट में प्लांट हार्मोन्स जो कि वृद्धि को प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, अब रह गए हमारे पास प्लांट में जो वृद्धि को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट यानी वृद्धि में कमी करने वाले, उनको और पढ़ लेते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स के अंदर पहला हम पढ़े एब्सिसिक एसिड। इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। अब इनका काम क्या है एब्सिसिक एसिड का? तो पहली बात तो कि सीड डोरमेंसी, यानी कि सुप्तावस्था, बीज सुप्तावस्था। क्या होती है सुप्तावस्था या डोरमेंसी? कि जब हम जैसे किसी बीज को बोते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बीज को बोते अगले दिन ही पौधा निकल जाता है।
5-7 दिन लगते हैं उसको, है ना। तो वो समय जो बीज को बोने के बाद और अंकुरित होने तक के बीच का जो टाइम होता है वो डोरमेंसी कहलाता है। तो अगर हमने एब्सिसिक एसिड के घोल में मान लीजिए पौधे के बीज को डाल दिया है तो वो और भी ज्यादा देर से क्या होगा, अंकुरित होगा। तो ये डोरमेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये पत्तियों का झड़ना, इसके कारण पत्तियां जल्दी झड़ती हैं, पत्तियों का झड़ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। और लास्ट वन जो है हमारे पास बचा है वो है इथाइलिन। ये एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है कि इसको जब हम छिड़क देते हैं, ठीक है, तो प्लांट जो है वो जल्दी पक जाते हैं। पक जल्दी जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। और साथ ही साथ जो फ्लावर ऑर्गन्स हैं प्लांट के, इसको छिड़कने से फ्लावर जो है वो देर से आते हैं, यानी कि फ्लावरिंग को ये डिक्रीज कर देता है। चलिए, तो अब इतना पढ़ते पढ़ते हम हमारे लेसन के लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमंस। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम पढ़ें हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमंस। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़े कि हार्मोन है क्या। हार्मोन, ठीक। तो आपने ये पढ़ा होगा, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2 तरह की ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में। ग्लैंड्स यानी ग्रंथि, ठीक है। इनको हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे कि कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे जिनके सिक्रीशंस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलते रहते हैं। तो जैसे पैनक्रियास है तो पैनक्रियाटिक जूस उससे निकल रहा है, वो कौन सी ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। कि पैनक्रियास एक ग्लैंड है और उसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर से। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि इनके जो सिक्रीशंस होते हैं उनको कहीं भी ले जाने के लिए, है ना, हमारी बॉडी में कहीं भी ले जाने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर या नलिका जैसी संरचना नहीं पाई जाती। किया क्या जाता है कि इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो इनमें से सीधे कहां पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। और ब्लड से ये इफेक्टिव ऑर्गन या टारगेटेड ऑर्गन जो है वहां तक पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। यानी कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ठीक। डक्टलेस ग्लैंड्स होती है और इनके जो सिक्रीशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स हमारे कोर्स में है उनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैप्टर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ केवल एक ग्लैंड पैनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर रखती है, यानी कि उससे पैनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट होते हैं, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। इसलिए उसको जो पैनक्रियास है उसे डुअल ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी कि वो बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो चलिए एक ही करके इनको पढ़ लेते हैं और चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, या ग्लैंड के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसके और भी नाम हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये पाई कहां जाती है, हमारे ब्रेन में, ब्रेन यानी मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। इससे इसका एक नाम और है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा
जाता है। इससे सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन है, ठीक, पिट्यूटाइन हार्मोन उसे कहा जाता है। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो देखिए जैसे टीचर जो है वो पूरी क्लास को कंट्रोल करके रखता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो ग्लैंड है, अब हमारी बॉडी में और जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब में जो भी चीजें सीक्रेट होंगी, जितने भी हार्मोन सीक्रेट होंगे, उसका कंट्रोल कौन करेगी? ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है या पिट्यूटाइन हार्मोन करता है। ये जब निर्देशित करेगी तब ही स्पेसिफिक ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होंगे, वरना नहीं होंगे। अब हमारे कोर्स में जो है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है, इसकी कमी और वृद्धि से दो तरह के रोग हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है ड्वार्फिज्म या बौनापन। देखते हैं वो सर्कस में बहुत छोटे छोटे से जोकर जिनको हम क्या करते हैं। तो ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, अगर बचपन में जरूरत से कम सीक्रेट हो जाए तो जो व्यक्ति है उसकी लंबाई नॉर्मल से भी काफी कम रह जाती है और इस रोग को ड्वार्फिज्म या बौनापन कहा जाता है। सेकेंड वन, इसकी अधिकता से या ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा? तो बीमारी जो हो जाती है जाइजेंटिज्म, अतिकायता, यानी कि जो व्यक्ति है ना उसकी लंबाई जरूरत से भी काफी ज्यादा हो जाती है। 7-7 फुट के जो लोग हम देखते हैं कि जिनको देखने में गर्दनी काफी ऊपर करनी पड़ती है, वो इस हार्मोन की अधिकता से। तो बचपन में अगर ये जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो व्यक्ति की जो लंबाई है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाती है और इसीलिए जाइजेंटिज्म नामक बीमारी हो जाती है। ये बात हुई हमारी पिट्यूटाइन ग्लैंड की। ये ब्रेन के अंदर होती है और मटर के दाने जितनी बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं और अगली ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। अगली ग्लैंड जो है वो है एड्रीनल ग्लैंड। सेकेंड वन इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, हमारी किडनी जो होती है ना, 2 किडनी हमारी बॉडी में पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एड्रीनल ग्लैंड होती है। इससे सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन है, एड्रीनल ग्लैंड है तो हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। इसे हिंदी में कहा जाता है करो या मरो हार्मोन। और इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। यानी कि कोई भी ऐसे टेंशन वाली जो बात हो जाती है ना, या हमें डर लगता है तो आंख की पुतलियों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना और हार्ट बीट का बढ़ जाना, साथ ही साथ पसीने आना और ब्लड आप देखिए होगा क्या कि ये हार्मोन जब ज्यादा सीक्रेट होगा तो हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा। हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा तो ब्लड का जो फ्लो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा, जिससे बीपी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ब्लड का फ्लो जब बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन इनपुट बढ़ जाएगा। ज्यादा ब्लड जल्दी जल्दी घूमेगा तो ऑक्सीजन इनपुट बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। आंखों का लाल हो जाना, ये सारे जो काम होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं? इस हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ अंतिम, जैसे हम रेस में हैं तो अंतिम समय में जब रेस जीतने वाले हैं तो पूरा जान लगाकर और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम भी ये हार्मोन ही करता है। तो जी घबराना और इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब किसके द्वारा की जाती हैं? इस एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा की जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो हार्मोन होता है इसकी वजह से, इसके सीक्रेट ना होने की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एडिसन डिजीज। ठीक, चलिए इसके बाद अगली जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे गले के अंदर पाई जाती है। थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, चलिए कहाँ होगी ये थायराइड ग्लैंड? ये गले में है हमारे, है ना।
तो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होगा ये होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हम टीवी में देखते हैं ना, ऐड आते हैं कि नमक कौन सा खाना चाहिए, जिसमें आयोडीन हो। अब क्यों खाना चाहिए आयोडीन युक्त नमक? तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है, ये तभी बनता है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, आयोडीन प्रेजेंट हो। आयोडीन प्रेजेंट अगर नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में बनता ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये आयोडीन जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी लेडी के अंदर आयोडीन हार्मोन की कमी हो तो जो होने वाला बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, कई तरह की बीमारियां उसके अंदर और भी हो सकती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा। अब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बॉडी में नहीं बने तो क्या होगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो बीमारी हो जाती है दैट इज गॉइटर। गॉइटर या गलगंड नामक रोग हो जाता है। होता क्या है, ये आपने देखा होगा कि थायराइड ग्लैंड जो होती है ये सूज कर और लटक जाती है, जिससे कि गॉइटर या गलगंड नामक रोग कहा जाता है। अब इसका काम क्या है? तो हमारे मेटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, ये काम है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पैराथायरॉयड ग्लैंड। फोर्थ वन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के 4 लोब्स होते हैं, उन्हीं के साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड भी पाई जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है इससे हार्मोन जो सीक्रेट होगा वो पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथार्मोन जिसको कहा जाएगा। अब साथ ही साथ इसके काम क्या है? तो क्या ये जो हार्मोन होता है ना पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। और अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस कम हो जाते हैं तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। ये जो बीमारी है इसके कारण हो जाती है हाइपोकैल्सीमिया। चलिए अब चलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड या पैनक्रियास की तरफ। पैनक्रियास जिन्हें कहा जाता है अग्नाशय। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस, जो भोजन का पाचन करता है। अब इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट जो है उससे 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अल्फा सेल जो होती है वो तो ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती है और बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो इंसुलिन हार्मोन अगर एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका इंसुलिन हार्मोन अगर सीक्रेट नहीं करता है तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और जो बीमारी हो जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? डायबिटीज। डायबिटीज जो है, और फिर जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उन्हें फिर हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं ताकि उनके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कंट्रोल रहे। तो हमें ये याद रखना है कि पैनक्रियास से कौन सा जूस सीक्रेट हो रहा है और कौन सी सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट कर रही है, प्लस कौन सा पार्ट ऐसा है जो इंसुलिन कौन सा काम ऐसा है जो इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। चलिए अब हमारी लास्ट जो ग्लैंड है उसकी तरफ हम आ गए हैं जो कि हमारी सेक्स ग्लैंड। देखिए पहली जो 5 ग्लैंड हमने पढ़ी वो मेल और फीमेल में सेम होती हैं, केवल यही ग्लैंड ऐसी हैं जिनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं मेल्स के लिए। तो मेल्स के अंदर जो
टेस्टीज हैं उनसे हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन की वजह से ही मेल्स में मेल्स जैसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना। इसके बाद फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, वो सारे इन दोनों हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, मास्टर्स ग्लैंड और सेक्स हार्मोन्स के बारे में। और चैप्टर हमने आज हमारा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये आप मेरे को मैसेज कर देंगे। और आई होप चैप्टर आपको समझने में इजी रहेगा। क्लास आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ ही मुझे लगता है आपको ये चैप्टर याद हो जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे बता दीजिएगा, वो क्लास हम कल पढ़ लेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।